I'm Riya Yadav. Welcome to EduCent. I am your science educator for the entire class 9th. Here you will find all the interactive lessons from your NCERT textbook. So if you are finding it helpful, please do share it with your friends. वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज ये इसका दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा था सेल का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री की, कैसे सेल की स्टार्टिंग हुई, कैसे हम धीरे धीरे सेल के ऑर्गेनल्स को जानने लगे और साथ में सेल के कुछ ऑर्गेनल्स को भी हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया था, जैसे साइटोप्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। और हमने प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल्स के बारे में भी जाना था। आज एक और बार हम इन दोनों के डिफरेंस को देखेंगे और फिर उसके बाद सेल के बाकी सारे ऑर्गेनल्स को कवर करने के साथ साथ हम सेल डिवीजन को भी देखेंगे। तो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल्स में सबसे पहला डिफरेंस उनके साइज का होता है। प्रोकार्योटिक सेल्स यूकार्योटिक सेल्स के मुकाबले छोटे होते हैं। दूसरा डिफरेंस इनके न्यूक्लियस में होता है। तो प्रोकार्योटिक सेल में जो न्यूक्लियस का रीजन होता है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, इसलिए उसके आसपास की चीजें थोड़ी मिक्सअप हो जाती है और वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होता। इसीलिए प्रोकार्योटिक सेल्स के न्यूक्लियस को एक नाम दिया गया है न्यूक्लियोइड। और यूकार्योटिक सेल का न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, उसका अपना एक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो ये इनके न्यूक्लियस में डिफरेंस था। तीसरा डिफरेंस होता है इनके क्रोमोसोम में। मैंने बताया था कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि क्रोमेटिन बोलते हैं। ये क्रोमेटिन मटेरियल अपने आप को ऐसे शेप में बना लेती हैं जब भी एक सेल डिवाइड होने वाला होता है और इसे कहते हैं क्रोमोसोम। तो जब भी एक सेल डिवाइड होने वाला होता है तो प्रोकार्योटिक सेल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम बनता है और यूकार्योटिक सेल में एक से ज्यादा क्रोमोसोम बनते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस भी आपको याद होगा मेम्ब्रेन्स का, कि प्रोकार्योटिक सेल के किसी भी सेल ऑर्गेनल पे मेम्ब्रेन नहीं होता और यूकार्योटिक सेल में सारे सेल ऑर्गेनल्स पर उनके अपने मेम्ब्रेन्स होते हैं ताकि उनके इनर की चीजें उनके बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रह सके। अब हम एक एक करके बाकी के बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स पे आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अपने एक मेम्ब्रेन से कवर होता है और इसकी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक मिलता जुलता है सेल के मेम्ब्रेन से। किसी भी सेल में दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो इसको रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सरफेस पे कुछ ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स चिपके हुए होते हैं। इनको कहते हैं राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर होते हैं इस न्यूक्लियोलस में। अगर आपने इस चैप्टर का पहला पार्ट देखा है तो आपको याद होगा कि न्यूक्लियोलस, इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो स्फेरिकल सी चीज है ना, इसको बोला जाता है। तो इसके अंदर ये जो राइबोसोम्स है वो प्रोड्यूस होते हैं, फिर ये जाकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपक जाते हैं। इसीलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये राइबोसोम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। इनका काम होता है प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सेल तो प्रोटीन से ही बना है ना। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बनाता है फैट मॉलिक्यूल्स को, जिसको लिपिड्स कहा जाता है। ये फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स सेल के अंदर के फंक्शंस को कैरी करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फिर उसके बाद लिपिड्स को और प्रोटीन्स को बना लेने के बाद ये लोग पूरे सेल में उसको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का ही मतलब है, एंडो का मतलब है इनसाइड, प्लाज्मा का मतलब है प्लाज्मा यानी कि जो फ्लूइड होता है या फिर जिसको हम साइटोप्लाज्मा कह सकते हैं, और जो रेटिकुलम है उसका मतलब होता है नेटवर्क, यानी कि सेल के फ्लूइड के अंदर का नेटवर्क। ये नेटवर्क हेल्प करता है चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सेल के अंदर। ठीक है, और इनके बनाए हुए कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और बाकी की कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स हमारी बॉडी में एंजाइम्स और हार्मोन्स के जैसे फंक्शन करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा नेटवर्क की तरह फैला है एक सेल में, तो ये सरफेस भी प्रोवाइड करता है सेल के अंदर की कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज कैरी करने के लिए। इनफैक्ट जितने भी रीढ़ की हड्डी वाले एनिमल्स होते हैं उनके लिवर सेल्स में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में, यानी उनके अंदर के टॉक्सिन्स को निकालने में। अगर कोई पॉइजन या ड्रग ले रहा है तो उनका जो लिवर सेल है वो उसके अंदर का जो टॉक्सिन सब्सटेंस है उसको निकाल लेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज गोल्गी apparatus.
तो गोल्गी अपैरेटस को गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। और इसके 3 पार्ट्स नजर आ रहे होंगे आपको, यहाँ पर 3 ही पार्ट्स होते हैं इसमें। पहला तो ये गोल गोल सा, इसका नाम है वेसिकल्स। इसका दूसरा पार्ट ये है जो कि सबसे पहले आपका अटेंशन ले रहा होगा, और इसका नाम है सिस्टर्न्स। और इसका तीसरा पार्ट है ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। और इस पूरे गोल्गी अपैरेटस में जो ये सिस्टर्न्स होती है ये ही मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। इनका मेम्ब्रेन भी ऐसे ही मतलब बिल्कुल इनके डिजाइन से कवर करता है इनको, यानी बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल में। अब हम बात कर लेते हैं गोल्गी अपैरेटस के फंक्शंस के बारे में। तो मेनली इनका जो फंक्शन होता है वो होता है कि सेल के जो अलग अलग पार्ट सिंपल न्यूट्रिएंट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको स्टोर करके मॉडिफाई करके कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन में बदल देना। जैसे अभी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, ग्लूकोज मैन्युफैक्चर होता है सेल में, ये सारे बहुत सिंपल कंपाउंड के रूप में मैन्युफैक्चर होते हैं। अब देखते हैं गोल्गी अपैरेटस इनको मॉडिफाई कैसे करता है। तो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर इन्होंने राइबोसोम्स ने अपना प्रोटीन बना लिया, ये जो वेसिकल्स हैं जो गोल्गी अपैरेटस का ही पार्ट है वो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास और फिर प्रोटीन लेगा वहाँ पर, सिंपल प्रोटीन, उसको गोल्गी अपैरेटस में ला करके स्टोर करेगा और फिर मॉडिफाई करके उसको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में बदल देगा। और फिर जहाँ जहाँ सेल में प्रोटीन की जरूरत होगी ये वेसिकल उस प्रोटीन को वहाँ पर ट्रांसफर कर देगा। और जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि इस प्रोसेस में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है इन सर्कुलर स्ट्रक्चर्स का, जिनको कि वेसिकल्स बोलते हैं। इन सब के अलावा ये जो गोल्गी अपैरेटस है ये लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि लाइसोसोम्स को बनने में भी ये बहुत मदद करता है। तो अब हम बात करते हैं लाइसोसोम्स की। तो बेसिकली लाइसोसोम्स कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स मतलब ऐसे जूसेस जो कि चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हो, ठीक है। और ये कवर होते हैं एक सर्कुलर मेम्ब्रेन से, इसीलिए ऐसे स्फेरिकल शेप में दिखते हैं। और इसके बनने में ना सिर्फ गोल्गी अपैरेटस बल्कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो बेसिकली अगर मैं इसको थोड़े सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये एंजाइम्स बनते हैं सिंपल फॉर्म में, और फिर ये जो गोल्गी अपैरेटस के जो वेसिकल्स हैं स्फेरिकल शेप में वो जाकर के उन एंजाइम्स को यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर ला करके उसको मॉडिफाई करते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करते हैं और फिर उसी सेल में फ्लोट करने लगते हैं। इन्हीं को हम लाइसोसोम्स कहते हैं। फिर अब बात करते हैं लाइसोसोम्स के फंक्शंस के बारे में। तो इनका फंक्शन बेसिकली सिर्फ इतना होता है कि अगर सेल के अंदर, सेल के बाहर से कोई ऐसा चीज़ आ रहा है जिसको कि सेल को ज़रूरत नहीं है, या कोई ऐसा बैक्टीरिया आ गया जो सेल को हार्म कर सकता है, तो ये लाइसोसोम्स बर्स्ट होंगे, फूटेंगे और अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से उस चीज़ को डाइजेस्ट कर देंगे। ना सिर्फ किसी बाहर के मटेरियल को डाइजेस्ट कर पाते हैं ये, बल्कि अगर इनके सेल का भी कोई ऑर्गेनल खराब हो गया है, डैमेज हो गया है या फिर ओल्ड हो गया है, तो ये उसको भी अपने एंजाइम से डाइजेस्ट कर देते हैं। अब ये लाइसोसोम्स ऐसा सिर्फ इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर का जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो बहुत पावरफुल होता है और उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को वो ब्रेक डाउन कर सके या फिर उसको डाइजेस्ट कर दे। इनफैक्ट अगर वो पूरा का पूरा सेल भी डैमेज हो गया है किसी वजह से, तो सारे के सारे लाइसोसोम्स बर्स्ट होंगे, फूटेंगे और उनके अंदर का जो एंजाइम है वो उनके सेल को भी डाइजेस्ट कर देगा, पूरे के पूरे सेल को। इसीलिए इन लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम जिस सेल ऑर्गेनल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये यहाँ पर दिख रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया आपको। तो पहले इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो इनके अंदर 2 मेम्ब्रेन होती है, एक तो आउटर और एक इनर। आउटर मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन से, और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर का जो पैटर्न वाला स्ट्रक्चर है ना उसको कवर करती है, इसीलिए ये थोड़ी फोल्डेड होती है, डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन को एक नाम दिया हुआ है स्ट्रिस्टा, और ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मेन इनका कंटेंट है, ये जो डार्क सा कलर का दिख रहा है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ी सी स्ट्रेंज इसलिए भी है क्योंकि इनके अंदर इनके खुद के कुछ डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए अपने कुछ प्रोटीन्स को ये खुद भी बना लेते हैं कभी कभार। अब हम बात कर लेते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। तो इनका फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो हमारी बॉडी फूड खाती है, फिर उसको डाइजेस्ट करके हम न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है, और पूरी बॉडी तो सेल से ही बनी है, तो यानी कि हर एक सेल में उन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा दिया जाता है। अब एक सेल में उन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी निकालने का जो काम होता है वो ये माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं।
इसीलिए इनको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। और जिस फॉर्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करवाते हैं उसको बोलते हैं ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। इस ATP को एनर्जी करेंसी बोला जाता है सेल का। तो देखो, जैसे कि हमारे नॉर्मल करेंसी से हम नई नई चीज़ें खरीद सकते हैं, किसी और से अपने काम करा सकते हैं नए, वैसे ही ये जो सेल की एनर्जी करेंसी है यानी ATP, इससे एनर्जी ले करके सेल में नए नए केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं और बाकी सारे मैकेनिकल वर्क होते हैं इसी से एनर्जी ले करके। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लिए। अब हम अगली जिस सेल ऑर्गेनल की बात करने जा रहे हैं वो सेल ऑर्गेनल सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। ये हैं प्लास्टिड्स, दिख रहे होंगे आपको, और ये जनरली प्लांट्स का या उनके लीव्स का कलर डिसाइड करते हैं। तो हमारी NCERT बुक में 2 तरह के प्लास्टिड्स बताए गए हैं, दैट इज क्रोमोप्लास्ट्स एंड ल्यूकोप्लास्ट्स। लेकिन अगर क्रोमोप्लास्ट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है और उसका कलर ग्रीन हो जाता है तो फिर उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो ग्रीन कलर का पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कि प्लांट्स जिस प्रोसेस से सनलाइट लेकर के अपना फूड रेडी करते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, राइट। इन क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले तो इनकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और फिर इनके अंदर भी मेम्ब्रेन होती है, और अंदर ये जो आपको डिस्क शेप की चीज़ें देख रही हैं इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। इनके बंडल्स बने हुए हैं इधर, और ये भी अपने मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं। और इन प्लास्टिड्स के अंदर अपना एक मटेरियल होता है जिसको कि आप इनका लिक्विड भी कह सकते हो, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर ही ये सारे डिस्क शेप के जो थाइलाकॉइड हैं ये फ्लोट कर रहे होते हैं। ये तो था क्लोरोप्लास्ट, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि प्लांट्स को उनका ग्रीन कलर देता है। बाकी ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को उनका कलरफुल कलर देता है, ठीक है। ये ऐसा पिगमेंट कंटेन करता है जो कि कलरफुल हो। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये या तो कलरलेस होता है या फिर व्हाइट कलर देता है। अब हम नेक्स्ट जिस सेल ऑर्गेनल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लास्ट सेल ऑर्गेनल, और ये सेल ऑर्गेनल का नाम है वैक्यूल। ये वैक्यूल प्लांट सेल में तो काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि प्लांट सेल में ये करीबन 50 to 90% तक का एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन एनिमल सेल्स में ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और बड़ा ही सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये बस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड मतलब कुछ लिक्विड जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इस फ्लूइड को सैप बोलते हैं। इस सैप के अंदर प्लांट सेल में पाए जाने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स, शुगर्स और कुछ प्रोटीन्स भी, ठीक है। तो ये इसके फ्लूइड के बारे में हो गया। एंड प्लीज नोट द कंपोनेंट्स, ये आ सकता है। और साथ ही ये जो वैक्यूल होता है ये प्लांट सेल को एक टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी प्लांट सेल्स को थोड़ा सा और सख्त बनाता है। और क्योंकि ये एनिमल सेल्स में बहुत ही ज्यादा छोटा होता है तो वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं हो पाता इसकी वजह से। तो ये तो बात थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स में और ह्यूमंस में कैसे ये वैक्यूल होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जो जिनके अंदर एक ही सेल होता है, जैसे अमीबा। तो अमीबा जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर फूड वैक्यूल होता है, यानी अमीबा फूड वैक्यूल के थ्रू अपना खाना उसमें कंज्यूम कर लेता है। और बाकी के कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वैक्यूल एक और स्पेशलाइज फंक्शन करता है, यानी कि जो खाना या पानी वेस्ट रह जाता है उसको बाहर निकालने में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये वैक्यूल हेल्प करता है। तो अब हमने सेल के एक एक ऑर्गेनल को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया है। इनफैक्ट जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप इनको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सेल डिवीजन की। तो देखो, हम एक ही सेल से बने हैं, वो सेल ही अपने आप में डिवाइड होता है, फिर एक फीटस बनता है, यानी कि एक छोटा सा बच्चा बनता है टमी में मदर की, और फिर जब वो मदर की टमी से बाहर आ जाता है तब भी उसके सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि तब वो उसके सेल्स डिवाइड होते हैं जो पुराने सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। तो अब ऐसे 2 प्रोसेसेस हैं जिससे सेल डिवीजन होता है, एक तो माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। तो जब ग्रोथ के लिए हमारे ज़्यादातर सेल्स डिवाइड होते हैं तो फिर उस प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस। जब ये डिवीज़न हो रहा होता है तो हर सेल को बोल दिया जाता है मदर सेल, और फिर जब वो सेल डिवाइड होकर के 2 सेल्स बना देती है तो उन दोनों सेल्स को बोला जाता है डॉटर सेल्स। और मैंने बताया था कि जब भी एक सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये
क्रोमोसोम में बदल जाता है। तो जब भी माइटोसिस के थ्रू सेल डिवीजन होता है तो जो दोनों सेल्स डिवाइड हुए हैं उनके अंदर भी उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं जितने कि मदर सेल्स में हैं। यानी कि व्हाइल डिवीजन थ्रू माइटोसिस डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल्स। तो अब देखो, एक सेल अगर 2 बन गया और उसके अंदर भी उतने ही क्रोमोसोम्स है, उतने कंपोनेंट्स है, तो एरिया बड़ा हो गया। एरिया बड़ा हो गया यानी कि उससे हमारी ग्रोथ होती है। वो सेल्स भी धीरे धीरे ग्रो करते हैं, फिर वो भी डिवाइड होते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। तो मैंने बताया जब हमारी बॉडी ग्रो करती है तो उस टाइम सेल डिवीजन माइटोसिस के प्रोसेस से होता है। इसके साथ ही जब हमारी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, जैसे अगर हमारे स्किन पर हल्की सी चोट लग गई, फिर हम देखते हैं कि बाद में वो स्किन नॉर्मल हो गई। अब ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने सेल्स जो बचे थे वो सेल्स डिवाइड होकर के जो सेल्स हमारे डैमेज हुए थे उनकी जगह ले लेते हैं। यानी कि जो माइटोसिस वाला सेल डिवीजन है वो 2 चीजों में हेल्प करता है, एक तो ग्रोथ, दूसरा रिपेयर। अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन के दूसरे प्रोसेस की, दैट इज मियोसिस। तो हमारी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो इस प्रोसेस का यूज करते हैं गैमेट्स बनाने के लिए। आपने पिछली क्लास में रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें मेल और फीमेल्स अलग अलग सेल्स बनाते हैं जिनको कि गैमेट्स बोला जाता है। वो गैमेट्स जब आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो एक सेल बनता है जिसको कि जायगोट बोलते हैं और फिर वही जायगोट डिवाइड होकर के माइटोसिस के प्रोसेस से एक बेबी बन जाता है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स जब गैमेट्स बनाने के लिए सेल डिवीजन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर मियोसिस की प्रोसेस चलती है और जब मियोसिस के थ्रू सेल डिवीजन होता है तो 2 के बजाय 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। और माइटोसिस वाले प्रोसेस में तो क्या हो रहा था कि जितने क्रोमोसोम्स मदर सेल्स में हैं उतने ही क्रोमोसोम्स उसके दोनों डॉटर सेल्स में भी होंगे। लेकिन इस मियोसिस वाले प्रोसेस में जितने क्रोमोसोम्स मदर सेल्स में है उसके एग्जैक्टली हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में होगा। मतलब अगर मियोसिस वाले प्रोसेस में जो मदर सेल है उसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो उसकी 4 डॉटर सेल्स होंगी ना, तो चारों सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब हाफ ऑफ द मदर सेल। तो ये यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर। इसमें हमने हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से देख लिया एंड एज आई सेड कि आप हायर क्लासेस में इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। सो दिस इज इट फॉर नाउ। नेक्स्ट चैप्टर विल बी टिश्यूज। स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब।